कृष्णलाल पवार जी हमारे बीच मौजूद हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और कृष्णलाल पवार जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आइएगा। कृष्णलाल पवार जी हरियाणा की राजनीति में एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं और उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है हरियाणा में इस वक्त। और सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी। ओवर टू यू नासिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, और एक बार जोरदार तालियां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जी के लिए। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे आपके आने का। कृष्णलाल पवार वो शख्सियत जिनको तजुर्बा प्रदेश की राजनीति का भी है और केंद्र की राजनीति का भी है। कृष्णलाल पवार जी हरियाणा में पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मंत्री भी हैं। खनन जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास है। राज्यसभा से इस्तीफा देकर इस विधानसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में उन्होंने इसराना से चुनाव लड़ा और विधानसभा में उनकी जीत हुई, शानदार जीत हुई और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी। लेकिन उसके बाद भी एक लंबा अनुभव राजनीति का, कई बार विधायक रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन ग्रामीण परिवेश से आप लगातार जुड़े रहे। और उसके साथ अब एक ऐसा महकमा जो सीधा सीधा गाँव और पंचायतों से जुड़ा हुआ है। कितना आसान हो जाता है लोगों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना। सबसे पहले मैं खबरें अभी तक का चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस मंच पर बुला करके पूरे प्रदेश और देश के सामने सरकार की आम जनमानस की जो भावना है, देश और प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उसके बारे में चर्चा के लिए मुझे बुला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कहा कि आपने ग्रामीण विकास मंत्रालय मेरे पास है, तो आप कैसे इसको समझे। मैं 91 से लगातार नॉन स्टॉप में 8 वर्ष के मैंने विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 6 चुनाव मैंने जीते हैं और अभी राज्यसभा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के आशीर्वाद से, माननीय मनोहर लाल के आशीर्वाद से मुझे फिर हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज मैं बतौर कैबिनेट मंत्री, पंचायत मंत्री आपके बीच में हूँ, क्योंकि मैं आज भी गांव में ही रहता हूँ। इसलिए गांव की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, जो व्यक्ति ग्रामीण अंचल में रहता आज बतौर कैबिनेट मंत्री भी, तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि क्या उनकी समस्याएं हैं। इसलिए मैं अच्छी तरह से, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरे प्रदेश में 6225 ग्राम पंचायत हैं, उसमें जिला परिषद हैं और हमारे चेयरपर्सन ब्लॉक समिति हैं। हम सब से आपस में मिलते रहते, जुलते। आज पूरे प्रदेश के सभी सरपंच खुश हैं, सभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति चेयरमैन सभी खुश हैं। हमने उनकी बात को समझकर उनको अधिकार दिए, इसलिए आज कोई भी ग्राम पंचायत का सरपंच मौजूदा माननीय नायब सैनिक सरकार से नाराज नहीं है। मैं यही आपसे सवाल कर रहा था कि लंबे वक्त से सरपंच नाराज रहे, काफ़ी गुस्सा रहे, प्रदर्शन तक किए, पंचकुला भी आए, कई बार चंडीगढ़ आने की उनकी कोशिश रही, मुलाकातें हुई। ऐसे कौन से वो कदम उठाए कि वो सरपंच अब संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो इतनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे? अतीत में थोड़ा सर माइक ऊपर। अतीत में कुछ हमारे हरियाणा प्रदेश के जो सरपंचों की नाराजगी रही कि उसमें उनको 5 लाख तक का काम करने का अधिकार था, उसके बाद टेंडर प्रोसेस का था, उससे वो नाराज थे। उसके बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के जो डेपुटेशन को बुलाया, उनसे डायरेक्ट बात की। जो डेपुटेशन के जो सरपंच एसोसिएशन जो समझ के आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उससे भी डबल करके उनको खुश किया। उस टाइम हमारे छोटे भाई महिपाल डांडा भी पंचायत मंत्री थे। तो आज पूरे प्रदेश का कोई भी सरपंच नाराज नहीं है, ना कोई जिला परिषद, ना कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन। एक सवाल बार बार आ रहा था, लोग पूछना चाह रहे थे सीपीएलओ को लेकर। उनकी भर्तियां हुई, जो पंचायतों में लोकल ऑपरेटर हैं जो काम करते हैं, तो उनकी कुछ दिन पहले भर्तियां हुई, तो वो अपनी वेतन को लेकर सरकार से चाह रहे थे कि उनकी बढ़ोतरी। उनका कहना है कि 6000 रुपये हमको वेतन दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, वो बढ़ना चाहिए।
इसको आपके किस तरह से पंचायत समझाएंगे? डिपार्टमेंट में अलग अलग से जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के अलग हैं, कुछ अलग अलग स्कीमें हैं। जैसे कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के कुछ ऐसे स्कीम हैं जिसमें आपने कहा कि कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो पार्ट टाइम भी काम करते हैं, तो इस टाइप की उनकी सैलरी पहले से ऑलरेडी लगभग 6,000 फिक्स थी, वही चल रही है। तो इसलिए समय समय पर लोग हमसे भी मिलते रहते हैं और समय समय पर विभाग उन पर विचार भी करता रहता है कि उनकी जो मूलभूत उनकी कोई कमी है, कोई उनकी सुविधाएं हैं, तो समय समय पर चर्चा करके उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। कृष्णलाल पवार जी, हरियाणा में कुछ नए जिले बनाने की मांग उठी है कि नए जिले आए, इसको लेकर मीटिंग्स भी हुई, आपके सामने भी सारी बातें आई हैं। कितनी संभावना है, कितनी जल्दी इस पर काम हो जाएगा, कब तक हरियाणा के लोगों को ये नए जिले मिलने वाले? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एरिया कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ महिपाल डांडा कैबिनेट मंत्री, विपुल गोयल जी मंत्री और श्याम सिंह राणा बतौर सदस्य, और एसीएस फाइनेंस हमारे जो आजकल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी हैं वो सदस्य हैं। तो हमारी अब तक 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। अब तक हमारे पास 27 एजेंडा के अंदर पॉइंट हैं और आते रहते हैं। तो उसमें अभी बीच में चुनाव आने की वजह से, जैसे दिल्ली का चुनाव आ गया, फिर उसके बाद हम नगर निगम, नगर परिषद, उसमें चुनाव में आ गए। तो अब 12 तारीख के बाद हम बहुत जल्दी वो मीटिंग रखने जा रहे हैं। अवैध खनन जैसा महत्वपूर्ण विभाग आपके पास में है। लगातार विपक्ष आक्रामक रूप से आपको घेर रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है कि, और तरह तरह के आंकड़े, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, इस पर आप क्या कहेंगे? अवैध खनन को रोकने के लिए इस स्थिति है क्या, और रोकने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिश की जा रही है, क्या कदम उठा रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला कभी तथ्यों के आधार पर बयानबाजी नहीं करते, केवल ट्वीट के माध्यम से ही अपने आप को दिखाते हैं। उन्होंने फिरोजपुर जिरका का जिक्र किया कि राजस्थान की तरफ से हरियाणा में माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पर फिरोजपुर जिरका की पहाड़ी के ऊपर में खुद बहुत रफ टफ एरिया था, वहाँ पर गाड़ी जा भी नहीं सकती थी। उसके बाद मगर जहाँ पर हरियाणा का जो स्टोन लगा हुआ था उस तक मैं गया हूँ और मैंने वीडियो में दिखाया ये हरियाणा का स्टोन है, और इससे 10 फीट पीछे ये राजस्थान का एरिया है, ये माइनिंग राजस्थान की है, कि हरियाणा की है। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया था कि 5,000 करोड़ का अवैध खनन हो गया। तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी को भी मैं कंडम करता हूँ कि 2019-20 की बात है कि कैग की रिपोर्ट में मामला आया था, तो पीएससी के अंदर मामला आया था, तो पीएससी कमेटी के सामने डिपार्टमेंट पेश हुआ था और उसमें 1% भी कहीं 5,000 करोड़ का कोई विषय नहीं था। जो पीएससी ने स्टडी किया वो विभाग ने रिप्लाई दे दिया था। तो हमने पूर्ण रूप से खनन हमने बंद है, और हमारे टास्क फोर्स वगैरह हमारे संदीप ढिल्लों हैं वो लगा रखे हैं। तो हम हर रोज़ हमने लगभग हमारे इस 4 महीने के उसमें 1661 हमने वाहन हमने चेकिंग की है, उसमें से 248 हमने जब्त भी किया है और 14 करोड़ से ज़्यादा हमने उनसे जुर्माना भी वसूल किया। मंत्री जी, का कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पूर्ण रूप से इस पर लगाम लगाई जाए? आज के जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत है जिसमें IT का युग है, तो हमारे पढ़ी लिखी पंचायत है। मैं विशेष तौर से माननीय मनोहर लाल को इसके लिए बधाई देता हूं कि पूरे देश में सबसे पहले शुरुआत जिन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतें और की, तो उसमें जब पढ़ी लिखी पंचायत है तो क्यों नहीं कंप्यूटर का पे काम करें। तो हमने 3,000 पंचायतों के अंदर कंप्यूटर हमने देने का हमने काम किया है, और हम समय समय पर हम इनको ट्रेनिंग के लिए भी हम बुलाते हैं, जिससे कि हमारे सरपंच हैं वो इसमें ट्रेंड हो और कंप्यूटर पर काम करें। ग्रामीण विकास को लेकर आपकी क्या योजना है? किस तरह से बेहतरी की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं? कितना बजट इसको लेकर, जो 125 दिन का अब तक का कार्यकाल रहा है, इस पर आपका खर्च हुआ है, और क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ आपने रूपरेखा बनाई? इसके लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 100 दिन का अपना एजेंडा रखा था, और सभी हम मंत्रियों को भी कहा था कि आप भी सभी विभाग वाइज अपना अपना टारगेट फिक्स करें। हमने पंचायत डिपार्टमेंट ने 100 दिन में
विकास कार्यों के लिए लगभग 500 करोड़ की हमने राशि जारी की। और मैंने भी अपने विभाग की तरफ से एजेंडा फिक्स किया था कि हम 6225 पंचायतों में सबसे पहले हमने 1000 गाँव को लिया है। हमने ई लाइब्रेरी खोलने के लिए हमने फैसला किया था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगी थी और माननीय मनोहर लाल नायब सैनिक सरकार में 1,40,000 नौकरियां लगी, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगी हैं। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर बेटे बेटियां पढ़ें। हमने फर्स्ट फेज में 1000 गांव लिए हैं, उसमें से 891 गाँव के अंदर हमने ई लाइब्रेरी खोल दी है। सेकंड, 1000 गाँव के अंदर हमने फर्स्ट फेज में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का हमने फैसला किया है। लगभग 349 हमने पंचायतों के अंदर हमने महिलाएं जो चौपाल खोलने का हमने कार्य किया है। इसी प्रकार से 1000 गाँव के अंदर जिसमें जनसंख्या मिनिमम 1000 इससे ज़्यादा है, हम उसकी फिरनी को पक्का करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। उसमें 349 पंचायतों में हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी और पक्की फिरनी कर दी है। एक जो आपका एक 22 गांव को, हरियाणा के 22 ऐसे गांव जिनको आप महाग्राम बनाने जा रहे हैं, ये उसी में आ जाएगा ये सब भी, या वो अलग एक योजना है? उसके लिए 22 महाग्राम है, उसकी अलग योजना। महाग्राम के अंदर हम सीवरेज सिस्टम कर रहे हैं और महाग्राम के लिए हमने किया कि हमने एक फैसला किया कि नायब सैनिक सरकार ने हम 5 साल में 5 लाख मकान देंगे। उसमें अर्बन और रूरल है। अर्बन में 30 गज का प्लाट देंगे, उसमें 2.5 लाख रुपया केंद्र प्रदेश सरकार देकर मकान बना कर देंगे। महाग्राम में 50 गज का और ग्राम में हम 100 गज का हम प्लाट देंगे। हमने 4300 समथिंग कॉलोनी हमने रेगुलाइज की, जिसमें से लगभग 2200 के करीब जिन लोगों ने रहना शुरू कर दिया और हमने उसमें 391 करोड़ रुपया खर्च करके हमने उसमें सुविधाएं पानी की, बिजली की, सड़क की दे दी। कृष्णलाल पवार जी, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी है। कितना सशक्त हुई हैं हरियाणा की महिलाएं? क्योंकि कुछ जगहों पर बिल्कुल अपने मर्जी से वो काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है कि उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो सारा कामकाज देखते हैं। तो इस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करता हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1947 के बाद कोई भी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 33% हमारा लोकसभा में, विधानसभा में जो आरक्षण जो मिलना था कोई नहीं ले कर पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से माननीय मनोहर लाल और नायब सैनिक सरकार ने हमने 50% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार से हमने बीसी में जो ए में 8% आरक्षण था, हमने 5% विधानसभा में और बढ़ा करके 13% हमने ए और बी में आरक्षण भी दिया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए गांव के लिए आपने एक ऐलान किया था, अपने संकल्प पत्र में एक वादा किया है कि 25 लाख रुपए हर गांव को दिए जाएंगे खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो वो कौन कौन से खेल होंगे और किस तरह से इसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी? आपने खेलों के लिए बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं मैन वुमेन कबड्डी फेडरेशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। और बहुत खुशी की बात है, अब ये सियाड़ पीछे हुए थे तो हिंदुस्तान के 50% से लड़कियाँ और लड़के हरियाणा प्रदेश के थे जो हिंदुस्तान के लिए मैन वुमेन दोनों में गोल्ड आया था। हमने हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जिसने ओलंपिक में जो कोई मेडल लेकर आएगा तो हम 6 करोड़ रुपए नगद इनाम राशि है, उसको क्लास 1 की नौकरी, सेकंड मेडल लेने वाले को 4 करोड़ और थर्ड मेडल लेने वाले को 2.5 करोड़। तो आज हमारे जो युवा है अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, चाहे नेशनल गेम है, एशियाड है या ओलंपिक गेम है, हर गेम के लिए हरियाणा सरकार ने तय किया है। तो इसलिए हम सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभी हमने 1100 नर्सरियाँ हरियाणा प्रदेश में अलग अलग खेलों की दी है। हम चाहते हैं कि बच्चे नर्सरियों से आगे आए और देश और प्रदेश के लिए मेडल आए। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, महिपाल ढांडा और हम, कि हमारे जिला पानीपत के जैसे हमारे नीरज चोपड़ा है, मेरे इसराना विधानसभा मेरे गांव के पास के, और मंजीत सहरावत हैं वो बुहाना लाखुश हैं, वो भी मेरे विधानसभा हैं, जो पैरा ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेकर आए थे, ओलंपिक के नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। हमारे जिला पानीपत के दोनों बच्चे हैं। तो इसलिए हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मेडल दोनों हमारे हरियाणा प्रदेश के और पानीपत जिले के हमारे विधानसभा के बच्चे हैं। आपने एक और वादा किया था, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा प्रदेश की जनता भी, कि 1000
संस्कृति महिला केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश के अंदर अलग अलग गांव में महिला संस्कृति केंद्र खोले जाएंगे, ये किस तरह की योजना है? इससे महिलाओं को क्या फायदा मिलने इसके वाला है? लिए महिला शासन खुद, क्योंकि जो मेन पर्सन होते हैं वो किसी चौपाल में सामूहिक स्थान पर बैठ के आपस में बातचीत कर लेते हैं। जैसे गांव के अंदर एक देहात के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ताश खेलने की एक प्रथा है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था। हमने कहा कि महिलाएं एक ऐसे स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सके, उनको म्यूजियम का स्थान भी देंगे। और मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में हमने 1000 गाँव लिए हैं और उसमें 891 हमने कंप्लीट कर दिए। विपक्ष की तरफ से बार बार आप लोग अपने 100 दिन के दावे के साथ ये कह रहे हैं कि 18 वादे हमने पूरे कर दिए, हमारा पूरा रोड मैप है, 240 वादे हम अपने पूरे साल 5 साल में पूरे कर देंगे, जो हम कहते हैं हम गारंटी देते हैं वो पूरे होते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष है ही कहाँ? विपक्ष अभी सदमे में है। पहली बात तो विधानसभा के सदमे से वो बाहर नहीं आए, और अभी 12 तारीख को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। फिर ये सदमे फिर आ जाएंगे। अभी कांग्रेस सदमे से बाहर नहीं है। सदमा किस चीज का है? इसके लिए अब तक वो खाता नहीं खोल सके। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर चुनाव में उनका खाता 0 था, इसी प्रकार से अब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका उनका खाता 0 आने वाला है। जिस तरह का चुनाव हरियाणा का रहा, और आप भी दिल्ली में काफ़ी एक्टिव रहे, आप केंद्र में सांसद भी रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, हरियाणा के इलेक्शन का, हरियाणा के माहौल का दिल्ली के इलेक्शन पर क्या फर्क? इसके लिए विशेष तौर से मैं नायब सैनी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने माननीय मनोहर लाल ने जो योजनाएं बनाई थी उनको आगे बढ़ाया, और तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसका असर सीधा महाराष्ट्र पर गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शनों पर गया, राजस्थान के बाई इलेक्शनों पर गया, फिर दिल्ली के चुनाव के अंदर गया। हरियाणा का विशेष योगदान ये रहा कि मैक्सिमम समय मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दिया, और जैसे महिपाल ढांडा और हम सब साथी सारे 32 ऐसी विधानसभाएं थी जिसमें हरियाणा प्रदेश के हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे थे, और हरियाणा का विशेष योगदान दिल्ली को जिताने में रहा है। प्राथमिकताएं आपकी क्या कुछ रहने वाली है इस टाइम पर, कि जल्द से जल्द जो काम हरियाणा में आपके पास जो विभाग हैं उन विभागों के आधार पर होने चाहिए? इसके लिए जिस प्रकार से हमने कहा है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हमने 250 गांव के अंदर हमने जिम, ओपन जिम खोलने का फैसला किया है, और 200 से ज़्यादा हमने इंडोर स्टेडियम बनाए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जैसे पहले व्यायामशालाएँ बनी थी, अब जैसे हमने नर्सरियाँ दी हैं, हम स्टेडियम की जहाँ आवश्यकता हम स्टेडियम दें। और हमने मुख्यमंत्री से अभी चर्चा की थी मीटिंग के अंदर, हमने अपना सुझाव ये दिया था कि अभी प्री बजट सुझाव के अंदर कि पूरे ज़िले में अलग अलग एरिया में अलग अलग गेम के बच्चे हैं। जैसे भिवानी बॉक्सिंग में ज़्यादा है, जैसे हमारा पानीपत है, इसमें जेवलिंग थ्रो है, जैसे कबड्डी है, कुरुक्षेत्र शाहबाद का एरिया हॉकी और वॉलीबॉल में है। तो हमने मुख्यमंत्री से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कहा है कि पूरे प्रदेश में इस टाइप के इंडोर स्टेडियम बनाए जाए, जिस एरिया में जौन सा गेम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उन बच्चों को वही सुविधाएं उस इलाके में दी जाए। हमारे गांव की स्थिति इस बार किस तरह से बदल रही है? पंचायतों पर आपकी सरकार का फोकस रहा, महिपाल ढांडा जी का आप जिक्र कर रहे थे, उनके वक्त में जो सरपंचों की नाराज़गी थी, फिर आपने भी उसमें कदम अपने बढ़ाए होंगे, वो दूर हुई। एक इस तरह के विषयों को हैंडल करना, कई बार हमने देखा है कि इस तरह के मामले लंबे वक्त तक लटकते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने इसको कितनी गंभीरता से देखते हुए इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ये सोचा। इसके लिए हम जनता के बीच में रहते हैं, उनकी उसको हर दिक्कत को हम समझते थे, इसलिए कोई हमें दिक्कत नहीं आई। 10 मिनट के अंदर ही बैठ कर के हमारे सामने बैठ कर के फैसला हो गया था। तो इसलिए नायब सैनी एक व्यवहारिक व्यक्ति है, वो हर समस्या, क्योंकि वो ग्रामीण अंचल से भी जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, दुकानदार की, कर्मचारी की सभी समस्याओं को अच्छी तरह से समझे हैं। और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, प्रदेश में मिनिस्टर भी रहे हैं, आज बतौर मुख्यमंत्री। इसलिए मुख्यमंत्री को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए बहुत आसानी से हमने टैकल कर लिया था। कृष्णलाल पवार जी, अब बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें हम कर सकते हैं, हरियाणा की जनता कर सकती है इस बजट से? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से सुझाव ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जितनी गंभीरता के साथ ये बैठकें चल रही हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं,
जो केंद्र में बजट पेश हुआ, मीडियम क्लास का व्यक्ति, छोटा कर्मचारी आज पूरे देश का इतना खुश है कि कम से कम 1 लाख से लेकर के जो 12 लाख तक की इनकम टैक्स में जो छूट दी है, 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक बहुत लाभ मिला है। तो आज छोटा दुकानदार है, छोटा कर्मचारी है, आज केंद्र के बजट से खुश है। इसी प्रकार नायब सैनी जी ने जो हमारे किसान वर्ग है उनसे सुझाव लिए हैं, व्यापारियों से सुझाव लिए हैं और पहली बार ऐसा किया है कि परी बजट के लिए 2 दिन चर्चा की, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के 90 के 90 विधायकों को आमंत्रित कर सबको, मिनिस्टर्स को, सबको बोलने का अवसर दिया, सबके सुझाव लिए और सबके सुझाव को लेकर के अब बजट की तैयारी की जाएगी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बजट आएगा बहुत सुंदर बजट आएगा। जिस प्रकार से आज देश के लोग केंद्र के बजट की सराहना कर रहे हैं, तो नायब सैनी की सरकार जो बजट पेश करेगी, लोग, प्रदेश के लोग उसकी सराहना करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि राज्यसभा से इस्तीफा आपने दिया और आपकी ख्वाहिश थी कि आप हरियाणा की राजनीति करें, हरियाणा की सेवा करें, क्योंकि वहाँ केंद्र के नेताओं के साथ मिलना जुलना, उनसे वहाँ की राजनीति, वहाँ भी आप हरियाणा के मुद्दों को देश की संसद में उठा सकते थे। तो इसको किस तरह से अमली जामा पहनाया इसलिए या पार्टी ने ही आपको एक जिम्मेदारी दी? इसके लिए राज्यसभा उच्च स्तर है और मैं केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा। मैं 2 साल राज्यसभा में रहा। हमने हरियाणा प्रदेश के लिए, हम स्टैंडिंग कमेटी थी या राज्यसभा में, हमने प्रदेश के लिए आवाज़ उठाई और देश के लिए सामूहिक मुद्दे जो पूरे देश के लिए, सबके लिए लाभदायक हो, समय समय पर हम उसके अंदर बोला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, तो किसी भी कार्यकर्ता को किस टाइम क्या काम देना है, कोई इच्छा से, भारतीय जनता पार्टी में कोई इच्छा से कोई चीज़ नहीं मिलती, और संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर क्या काम देना है। तो कार्यकर्ता हमारे संगठनकार केंद्रीय नेतृत्व का सम्मान करते हुए, तो केंद्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री JP नड्डा जी ने, माननीय मनोहर लाल ने, नायब सैनी जी ने मुझे कहा कि आपने चुनाव हरियाणा में लड़ना, तो मैंने वहाँ से रिजाइन देकर हरियाणा में चुनाव लड़ा है। आखिरी सवाल, हरियाणा की पंचायतों को, हरियाणा के गाँव को, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को किस तरह से यकीन दिलाएंगे कि आपकी स्थिति, आपकी ज़िंदगी बेहतर बहुत जल्दी होने वाली है? इसके लिए सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं। पहले गांव छोटे थे, गांव बढ़ते गए, वो तालाब गांव के बीच में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हम उनको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने सर्वे करा कि 6,000 ऐसे तालाब हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं। उसमें से हमने 2200 तालाब फर्स्ट फेज में लिए हैं, जिनका हम सुधारीकरण करेंगे, रिटेनिंग वाल बनाएंगे, उनकी गाद निकालेंगे और फूल पौधे लगा करके पक्का करके हम उनको करेंगे। और जो मेरे विभाग ने जो सबसे अच्छा काम किया, नायब सैनिक सरकार ने, आज से 20 वर्ष पूर्व गलती से किसी व्यक्ति ने कोई ग्राम पंचायत की ज़मीन में मकान बना लिया तो उनके ऊपर कच्ची तलवार लटकी रहती थी। हमने विधानसभा में कानून, हम बिल पास करने जा रहे हैं, हम कैबिनेट में फैसला लिया है कि 500 गज तक हम 2004 के कलेक्टरेट पर हम उनको मालिकाना हक देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से 1953 में कुछ किसानों को, जिसमें लगभग 2000 किसान थे, कैथल कुरुक्षेत्र के थे, जिनको ज़मीन 20 साल के लिए लीज पर दी थी, लेकिन 20 साल होने के बाद उन्होंने ज़मीन छोड़ी नहीं किसानों ने। उसके बाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वो हार गए, लेकिन नायब सैनिक सरकार ने उदारता दिखाते हुए हमने उनको कलेक्टरेट पर मालिकाना हक देने के लिए फैसला किया है कि 2000 किसान है, 4.5 एकड़ है, हम उनको मालिकाना हक देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णलाल पवार जी। और पूछ लो, कम पूछे सवाल, और पूछो। जिस तरह से प्रदेश में, क्योंकि वक्त की कमी है, महिपाल ढाना जी का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, महिपाल ढाना जी भी इंतजार कर रहे हैं और आप एक ही जगह से आते हैं, और पहले पंचायत मंत्री वो थे, अब इस बार आपको ये जिम्मेदारी मिली है। मेरा छोटा भाई है जी, बिल्कुल। तो एक सवाल वो इंतजार करेंगे कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने काम किया हरियाणा के अंदर, हर सरकार आती है, हर सरकार प्रदेश के हित का, देश के हित का वादा करती है, बीजेपी की सरकार दूसरी सरकारों से किस तरह से अलग रही? बीजेपी सरकार जो वादा करती है, हमने जिस प्रकार से वादा किया कि हम 2100 रुपया 18 साल से 60 साल की महिलाएं को देंगे, तो हम देंगे। हमने 500 रुपया गैस सिलेंडर देने की बात कही है, तो हम देंगे। हमने जो आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का था केंद्र का,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 लाख के अपने प्रदेश सरकार से लेकर 10 लाख का हम उनको भी आयुष्मान कार्ड देने जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करती है हम उसको 100% पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के मंच पर आने के लिए आपने वक्त निकाला। ये बहुत नहीं बहुत कह देना नहीं, तैयारी नहीं, अभी एक स्पेशल इंटरव्यू और करेंगे क्योंकि आपके हम साथ, एक्सपर्ट बिल्कुल। है। महिपाल भी ऐसा है, मेरा भाई आएगा 6 घंटा पूछो 2 घंटा पूछो, हम लगातार जवाब दे सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर, बहुत ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कभी ये बोलने कह दो में तैयारी के साथ नहीं आए। आप बेबाक हैं बोलने वाले और आप पूरे आंकड़ों के साथ बोले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।